5 अक्टूबर को मिडल ईस्ट में एक नहीं 2 भूकंप हुए, एक ईरान में और एक इजराइल में। लेकिन हो सकता है कि ये भूकंप नेचुरल नहीं, मैन मेड हो सकता है कि ये भूकंप नहीं, एक न्यूक्लियर टेस्ट। इजराइल और ईरान एक न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहे हैं? क्या ईरान के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं? और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा है? वीडियो के एंड में इजराइल के एक सीक्रेट वेपन की भी बात होगी, जो कोई मिसाइल नहीं, कोई बंदूक नहीं, एक पेन ड्राइव है। सबसे पहले समझते हैं कि एक भूकंप को न्यूक्लियर टेस्ट से कंपेयर क्यों किया जा रहा है। क्योंकि यही सेम बात पहले भी हो चुकी है एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। नॉर्थ कोरिया में यही हुआ था। 2013 में नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा ही अर्थक्वेक हुआ। बाद में कुछ ही दिनों बाद नॉर्थ कोरिया ने डिक्लेयर किया कि ये न्यूक्लियर टेस्ट था। ईरान चाहता है कि इजराइल नक्शे से ही खत्म हो जाए। ईरान ने 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ इजराइल पर अटैक किया। ईरान कहता है कि ये अटैक एक वार्निंग अटैक था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के नसरल्लाह और हमास के हनीए को मार गिराया था। इजराइल ने कहा है कि वो इस अटैक का बदला लेगा जरूर, लेकिन कैसे? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल ईरान के ऑयल और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करेगा। इसी न्यूज के चलते एक और खबर आई है कि 5 अक्टूबर को ईरान में एक भूकंप हुआ। ईरान के सेमनान प्रोविंस में 4.5 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप हुआ। इसके इफेक्ट 100 किलोमीटर दूर तेहरान तक पहुँचे। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये भूकंप ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के काफी नजदीक हुआ। आपको तो पता ही होगा कि ज्यादातर न्यूक्लियर टेस्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट होता है। इस भूकंप का एपिसेंटर सरफेस से 10 किलोमीटर अंदर था। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये भूकंप नहीं था, इनफैक्ट ईरान ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है। डिड यू नो, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स देने में हमारे फ्रेंडली नेबर पाकिस्तान का हाथ है। AQ खान को पाकिस्तान में फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें मर्चेंट ऑफ मेनेस के नाम से जानती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, नॉर्थ कोरिया, लीबिया और ईरान को भी न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे थे। 1987 में AQ खान ने ईरान से $3 मिलियन की डील की और उन्हें सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन बेचे। यूरेनियम नेचुरली जिस फॉर्म में मिलता है, उस फॉर्म में उससे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए जा सकते। उसे न्यूक्लियर फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे सेंट्रीफ्यूजेस की जरूरत होती है, जो इस इंसान AQ खान ने ईरान को बेचे थे। उन्होंने इराक के सद्दाम हुसैन के साथ भी डील करना स्टार्ट किया था, लेकिन ये डील कंप्लीट नहीं हो पाई। नहीं तो इससे पहले इराक और अमेरिका के बीच भी न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। AQ खान किसी जेम्स बॉन्ड के विलन से कम नहीं है। उनकी कहानी और उनका पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ये बात पूरी दुनिया को पता है। इनफैक्ट नेतन्याहू का ये स्पीच देखिए। इजराइल ने 2012 में ही वार्निंग दी थी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कितना करीब है। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने एक डायग्राम के साथ एक बॉम्ब का एग्जाम्पल दिया और कहा कि ईरान को इस बॉम्ब को एनरिच यूरेनियम से भरने की जरूरत है। एक बार ईरान ने इस बॉम्ब को फिल करने जितना यूरेनियम इकट्ठा कर लिया तो ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। लो एनरिच यूरेनियम, जो ईरान को 70% आगे ले जाएगा, मीडियम एनरिच यूरेनियम, जो ईरान को 90% ले जाएगा, और फाइनल स्टेज में उन्हें हाई एनरिच यूरेनियम लगेगा। These are the facts. Where should a red line be drawn? A red line should be drawn right here. Before Iran completes the second stage of nuclear enrichment, before Iran gets to a point where it's a few months away or a few weeks away from amassing enough enriched uranium to make a nuclear weapon. ईरान 2012 में ही पहला स्टेज पार कर चुका था और सेकंड स्टेज पार करने के काफी करीब था। नेतन्याहू ने दुनिया को अपील की कि ईरान ये सेकंड स्टेज कंप्लीट करने से पहले उसे रोकने की सख्त जरूरत है, और कोशिश उसी दिशा में हुई। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ। इसे ईरान न्यूक्लियर डील भी कहता है। यहाँ ईरान ने अग्री किया कि वो अपने मीडियम एनरिच यूरेनियम के स्टॉक को एलिमिनेट कर देगा और लो एनरिच यूरेनियम को भी 98% खत्म कर देगा। बदले में अमेरिका ईरान के सैंक्शंस पीछे ले लेगा ताकि ईरान दुनिया से ट्रेड कर पाए। ईरान सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जितना यूरेनियम जरूरी है उतना ही यूज करेगा। लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम सीक्रेटली कंटिन्यू कर रहा है। The Iran deal
is defective at its core. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. और अगले कुछ सालों में पता चला he was right. पिछले साल न्यूज आई कि ईरान वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बना रहा है। इनफैक्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ईरान के लिए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यूजलेस है। आज ईरान के ये 5 मेन न्यूक्लियर साइट्स हैं। इन सारी साइट्स को मिलाकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मानती है कि उनके पास 4 बॉम्ब्स बनाने जितना एनरिच यूरेनियम हो सकता है। ये चार्ट देखिए, जैसे ही अमेरिका ने JCPOA से बैकआउट कर दिया, ईरान ने बड़ी तेजी से अपनी न्यूक्लियर इन्वेंट्री बढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना इनफ थोड़ी है, न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवर भी तो करना पड़ेगा। पिछले साल हमास के अटैक के समय इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया। ये इजराइल के लिए बैड न्यूज थी, लेकिन ईरान के लिए गुड न्यूज। ईरान ने पिछले साल क्लेम किया कि उनके पास ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकता है। माना जाता है कि रशिया ने रिसेंटली ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल सप्लाई किए। बदले में ईरान ने रशिया को ड्रोन्स दी। ये वही ड्रोन्स है जिन्हें रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में यूज करता है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल मार्क 5 यानी स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा फास्ट होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मदद से यमन से हुथी रेबल्स ने इजराइल पर अटैक किया था। हुथी मानते हैं कि इजराइल की डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को रोक नहीं पाई। इजराइल ने भी माना है कि इन अटैक्स में 9 लोग इंजर हुए। ये एक ट्रायल अटैक हो सकता है, यानी हो सकता है कि फ्यूचर में इजराइल ईरान के निशाने पर हो और वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल की ओर छोड़ दे। अगर ईरान का ये प्लान है तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा। ईरान के इन अटैक्स के बाद इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने का एक रीजन मिल चुका है और पास्ट में भी इजराइल ने ये किया है। अगर ईरान के पास स्ट्रेंथ है तो इजराइल के पास इंटेलिजेंस है। 2010 से इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट किया है ताकि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे छूट जाए। वैसे ही इराक 1981 में एक न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड कर रहा था जो इजराइल ने बिल्ड होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। 2007 में एक सीरियन न्यूक्लियर साइट इजराइल ने डिस्ट्रॉय की थी। रीसेंट इवेंट्स की बात करें तो 2 साल पहले 2022 में इजराइल ने चैरियट ऑफ फायर नाम का एक वॉर सिमुलेशन टेस्ट किया। यहाँ इजराइल ने प्रूव कर दिया कि वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोल्जर्स को यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, न कि कोई मिसाइल लॉन्च करने की जरूरत है। इजराइल ये सब अचीव कर सकता है सिर्फ एक पेन ड्राइव की मदद से, क्योंकि इजराइल ने पास्ट में ऑलरेडी एक बार ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस पर पानी फेर दिया था, और वो भी इस तरह से कि ईरान के साइंटिस्ट शॉक हो गए। 2009 की बात है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर स्टक्सनेट नाम का दुनिया का पहला डिजिटल वेपन बनाया था। ये एक कंप्यूटर मालवेयर था और इस मालवेयर के जरिए उन्होंने ईरान के नाटनेस फैसिलिटी को टारगेट किया। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट की एक रेप्लिका टेनेसी में बनाई और यहाँ ये मालवेयर टेस्ट हुआ और मोसाद के स्पाई नेटवर्क के थ्रू एक पेन ड्राइव की मदद से ये मालवेयर ईरान में पहुँचा। एक बार स्टक्सनेट ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसा तो 1 by 1 ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस फेल होने लगे, यानी न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए जो U-235 लगता है वही 480 बनने लगा। ईरान को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। आज मोसाद का स्पाई नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इंक्लूडिंग इन ईरान। ये इजराइल की एक सीक्रेट ताकत है जिसकी वजह से कोई अटैक होने से पहले ही इजराइल उसे रोक सकता है। माना जाता है कि वेस्टर्न देश इस स्टक्सनेट का इस्तेमाल इंडिया में भी करते हैं। अराउंड 80,000 कंप्यूटर्स में ये मालवेयर पाया गया है और इनमें हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही फेल हो जाए तो भारत डिस्ट्रॉय हो सकता है। इजराइल के मोसाद ने लेबनान के हिजबुल्लाह को ऐसे ही अंदर से डिस्ट्रॉय किया। मोसाद इस बात को ट्रैक कर रहा था कि हिजबुल्लाह के ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ पेजर्स से कम्युनिकेट करते हैं, तो उन्होंने पहले ही पेजर्स में एक्सप्लोजिव छुपा दिए और सही समय आने पर उन पेजर्स में एक्सप्लोजन्स हुए जिनसे हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन नेटवर्क ही डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हिजबुल्लाह के पास इन पर्सन मीटिंग लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहा और फिर
ऐसी ही एक इन पर्सन मीटिंग में एक एयर स्ट्राइक के थ्रू नसरल्लाह को एलिमिनेट कर दिया गया। ये एयर स्ट्राइक भी इतनी जीनियस थी कि एक मिसाइल ने बंकर के अंदर घुसकर टॉक्सिक गैस के साथ सफोकेट करके नसरल्लाह की जान ली। इजराइल के पास इंटेलिजेंस है। पिछले वीडियो में हमने समझा कि ईरान डेंजरस कैसे। इस वीडियो में हमने समझा कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को तोड़ने के लिए क्या कर सकता है। अपने स्पाई नेटवर्क के थ्रू उनके साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर सकता है। साइबर अटैक के थ्रू न्यूक्लियर फैसिलिटी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तो और ईरान में एक सिविल वॉर भी करवा सकता है। यस, ईरान में एक सिविल वॉर। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ईरान के एग्जाइल्ड प्रिंस ईरान के लोगों को कह रहे हैं कि वॉर छोड़िए और अपनी सरकार को गिरा दीजिए, ताकि ईरान इस्लामिक रूल को छोड़कर फिर से एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक ईरान बन जाए। But for 45 years, too many of us have been forced to live in fear. Fear of war, fear of economic instability. That's because 45 years ago, my country was taken hostage by a radical regime that seeks not only to keep my people in chains, but to export its revolution to your countries and your people. It uses Palestinians as human shields. This is not the Iranian people's war. It is Ali Khamenei and his regime's war. But he does not speak for our nation. Iranians are not your enemy. It is the Islamic Republic that is our common enemy. Our region deserves so much better. But in order to succeed, first, this regime that has held us hostage for nearly half a century must go. आई डोंट नो इनके मैसेज को कितने लोग सीरियसली लेंगे, या फिर ये मैसेज ईरान के लोगों तक पहुंचेगा भी या नहीं। लेकिन इजराइल के इंटेलिजेंस में सिविल वॉर ये भी एक वेपन है।